गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर वृद्ध लोग, हमारे घर में भी बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, दादा दादी हैं बूढ़े लोग, तो बूढ़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ हमें ये बताता है कि इसके अंदर एक वृद्धजन होता है, उसके 2 बेटे होते हैं और उस वृद्ध की वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी बहुएं, मतलब उनके साथ बेटे और बहू अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो वृद्ध आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, इसलिए वो घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि हमारे इस दुनिया से अभी नैतिक मूल्य गायब नहीं हुए हैं, कुछ नैतिक मूल्य अभी भी बचे हुए हैं। तो कुछ लोग में दया, परोपकार आदि भावना भी होती है। उसी भावनाओं के अनुरूप जिस गांव में वो जो वृद्ध रहता है उसी गांव के अंदर एक आदमी की पोस्टिंग होती है। वो पहले रहता है, फिर वो वृद्ध उस गांव के अंदर जाता है जहाँ वो चला जाता है वापस, तो वहाँ पे वो आदमी उसको पहचान जाता है। फिर वो आदमी उसको अपनी सारी व्यथा बताता है, वृद्ध भी अपनी बात बताता है और उस वृद्ध को वो अपने घर लेके चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इंसान सगे होकर भी अपने नहीं बने, लेकिन पराये इंसान ने उनके साथ आत्मीयता की बात करी, यानी आत्मीयता का व्यवहार किया है ना, तो इस संसार से अभी भी नैतिक मूल्य बचे हुए हैं। अब बच्चों, अपनेपन व प्रेम का भाव ही एक परिवार की क्या है, आधारशिला। परिवार, संयुक्त परिवार कब तक रह सकता है? जब तक हमारे घर में एक दूसरे से प्रेम करने की भावना हो, है ना, एक दूसरे की मदद करें, हम अपनेपन की भावना रखें, तभी वो संयुक्त परिवार रह सकता है, वरना एकल परिवार ही है। और आज के ज़माने में तो ज़्यादातर एकल परिवार ही है, क्योंकि मनुष्यों की सोच ही बदल गई है। वो मनुष्य अकेले ही रहना पसंद करता है। तो क्या होता है, स्नेहपूर्ण संबंध ही आपस में जीवन में संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। एक दूसरे से प्रेम करना, स्नेह करना ही जीवन में आपस में क्या करते हैं, संतुष्टि का भाव रखते हैं। हर रिश्ता अपने आप में अतुल्य होता है, हमें रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। अपने पराये की सोच त्याग कर छोटों बड़ों सभी के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव रखना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में लेखक श्री विपुल ज्वाला प्रसाद ने अपने माता पिता की सेवा से जी चुराने वाली तथा कथित आधुनिक एवं सच कहलाने वाली युवा पीढ़ी पर पैना कटाक्ष किया। जो युवा पीढ़ी अपने आप को आधुनिक जताते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के बूढ़े होने पर उनसे प्रेम नहीं करते हैं, वो युवा सच्चे युवा नहीं, उनके संस्कार अच्छे नहीं। आज जो हमारे इस दुनिया में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, मैं ये नहीं कहती कि वृद्धाश्रम होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई ज़रूरतमंद भी जाते हैं वृद्धाश्रम के अंदर, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार से दुखी होकर भी वृद्धाश्रम जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्ध होने के बाद वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि जिस माँ बाप ने हमको पाला पोसा बड़ा किया है, पहले के ज़माने में क्या है, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे भी होते थे, तो आज एक बाप 8 बच्चों को पाल सकता है, और आज 2 बच्चे, एक बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है ना। तो इसमें युवा पीढ़ी पर कटाक्ष किया है। इस मार्मिक कहानी के माध्यम से प्रगतिशील एवं उच्चाकांक्षी युवा पीढ़ी को अपने माता पिता तथा पर के बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान और सेवा करने का संदेश दिया गया है। ठीक है ना, घर में जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं, सभी का क्या करें, हमें आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमें अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा सभी का आदर करें, कहना माने, उनकी सेवा करें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, उस दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह
एक आदमी के पास आई, वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा मैं यह दृश्य देख रहा था। लेखक क्या कह रहा है कि नीलिमा नाम की लेडी वो दर्शन करने मंदिर गई थी और लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास आई और उसने लड्डू दिया, लड्डू देने लगी तो वह आदमी पूरा लड्डू लेने की बजाय अंश मात्र थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लेकर अपने सिर पर, भगवान के प्रसाद को सिर पर चढ़ाते हैं ना, तो अंश मात्र यानी सिर पर छूकर उस प्रसाद को ले लिया और सीढ़ी के पास खड़ा लेखक ये सारा दृश्य देख रहा था। कौतूहलवश, बड़ी उत्साह जिज्ञासावश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। गौर से देखना यानी बड़े ध्यान से देखना। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है, जान पहचान वाला। बड़े ध्यान से देखा उसने, अपने माइंड पे जोर दिया तो उनको ऐसा लगा कि शायद कोई मेरा जान पहचान वाला परिचित है। मैं सोचने लगा, अचानक मुझे याद आया कि वे नाथू खेड़ी के पटेल जी हैं। वो वृद्ध जन कौन थे? पटेल जी। कहाँ के रहने वाले थे? नाथू खेड़ी गांव के, और लेखक की पोस्टिंग भी नाथू खेड़ी में ही थी। ठीक है ना। अचानक मुझे याद आया कि नाथू खेड़ी के पटेल जी, पर ये यहाँ कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वो दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथू खेड़ी में स्टेशन मास्टर था। लेखक को वो दिन याद आ गए। स्मरण मतलब याद आया कि वो नाथू खेड़ी में उनकी पोस्टिंग हुई थी, किसके रूप में? स्टेशन मास्टर के रूप में। तब मेल को ऑल राइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहाँ एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बाबू साहब। उन्होंने मेरा अभिवादन किया। अभिवादन मतलब प्रणाम। राम राम का प्रत्युत्तर दे मैं उनसे उनका परिचय पूछने की वाला था कि वहाँ ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच ही में बोल पड़े। जैसे उन्होंने राम राम दिया तो वो जैसे उसका उत्तर देने वाला ही था लेखक, तब तक उसके बीच में कौन बोल पड़े? जो और भी काम कर रहे थे लोग ऑफिस के अंदर, वो बोल पड़े, आप नाथू खेड़ी गांव के पटेल जी हैं। उनका परिचय करा रहे थे। किससे? लेखक से, कि जो साहब अभी आए आपको राम राम कर रहे हैं वो नाथू खेड़ी गांव के पटेल जी हैं, इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। यानी नाथू खेड़ी के जो पटेल जी हैं वो बड़े ही जाने माने, सभी जानते हैं इनको। हर यायुसक हाकिम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है। कोई भी आएगा सबसे मेल मिलाप रखना। बाहर से कोई भी आएगा, अजनबी भी आएगा तो सबसे जयराम जी की करते रहते हैं, तो सबसे मेल मिलाप रखते हैं। किसी स्वार्थवश नहीं, वैसे ही। यूं नहीं कि उनको कोई उनसे काम होगा या स्वार्थ है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बैठिए पटेल साहब। सामने रखी कुर्सी की ओर मैंने इशारा किया। इसी बीच चपरासी बाजार से चाय ले आया था। कुछ ही दिनों में मेरी पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई। देखते ही देखते थोड़े दिनों में किससे, यानी कि लेखक की पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता, यानी बहुत अधिक मित्रता हो गई। घनिष्ठता यानी आपस में प्यार प्रेम हो गया। पटेल जी रोजाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते थे। उनका खेत था तो रोज लेखक को घुमाने के लिए ले जाते थे। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी। अब खेत है, खेत में जब वसंत ऋतु में सरसों के जो फूल खिले हैं, वो फूल चारों तरफ पीले पीले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कि प्रकृति ने क्या किया, चादर बिछा दी। क्योंकि पूरा ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल पीली चादर हो। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था। किसका परिवार यहाँ पर? मेरा परिवार। मेरा किसके लिए आया? लेखक के लिए, कि उनका परिवार उसके साथ रहने के लिए नहीं आया था। वहाँ पर उस समय सिर्फ लेखक ही रहते थे। अतः भोजन पटेल जी ही रोजाना भेजते थे। तो वो भोजन किनके यहाँ करते थे? पटेल जी के।
पटेल जी के घर नहीं है, मतलब पटेल जी अपने घर से रोज भोजन बना बना के उनके वहाँ भेज देते थे। ये मंदिर है और ये नीलिमा मंदिर का प्रसाद चढ़ाया मंदिर में बांट रही थी। और ये आपके कौन है, पटेल जी नाथूखेड़ी के, और ये लेखक जी गौर से इनको देख रहे हैं, तब वो पहचान जाते हैं। नीलिमा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए उनसे दिन में मिलने की सोचकर। उस समय तो मैं चला गया। दोपहर हो आई थी, आसमान भी साफ था, सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। ठीक है, नीलिमा ने ध्यान भंग किया, किसका, लेखक का, और बोली, अब चलिए उनसे दिन में मिलने की सोचना। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसे सोचते ना, कहाँ है, मैं कहाँ मिला, कौन है ये। तब नीलिमा ने कहा कि अब तो चलो और फिर सोचना। दोपहर हो आई है, आसपास आसमान भी साफ था, सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए ठक ठक करते सड़क पर चले आ रहे थे। बूढ़े इंसान है तो वो चल नहीं सकते, तो जैसे लकड़ी का सहारा लेकर ठक ठक करके चले आ रहे थे। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। वो लेखक कार से उतरा और उनके पास चला गया, उनके साथ हो गए। जयराम जी की पटेल जी, उनके साथ साथ चलते मैंने उनका ध्यान बटाया। वह चलते चलते रुक गए। आप कौन हैं भैया जी? मैं पटेल वटेल नहीं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे देख नहीं रहे। मैं तो, अब आगे का सेंटेंस पूरा करके मैं तो सोचते रह गए, है ना। और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते वह फिर आगे बढ़ गए। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं काका साहब। आप नाथूखेड़ी के भेरूलाल जी हैं। पटेल जी का नाम क्या था? भेरूलाल जी। मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर वह चलते चलते बीच सड़क में ही खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन है नाथू? अब वो पटेल जी सच पता चल गया तो कुछ बोल नहीं सकते। अब बोले कि चलो मान लिया, आपने मुझे भेरूलाल जी बता दिया है ना, और नाथूखेड़ी का, पर आप भी तो अपना परिचय बताओ कि आप कौन हो जिन्होंने मुझे पहचान लिया। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथूखेड़ी वाला वह शर्मा स्टेशन मास्टर। अब पता चलता है फिर क्या होता है, देखिए। ओहो हो, वृद्ध की बाँछें खिल गई। मुझे खुश हो गया। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए। अपने कोई परिचित लोग मिल जाता है ना, बहुत पुराना, और अपन खुश हो जाते हैं, तब एकदम हेलो यूं करके तो अपन गले मिलने की कोशिश करते हैं ना। तो वो भी खुश तो हुए, लिपटने को भी हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए, क्योंकि भेरूलाल जी के यानी पटेल जी के जो कपड़े थे ना, वो बड़े गंदे थे, मटमैले थे, अच्छे नहीं थे। तो वो कपड़े देख के हिचकिचाए कि कहाँ ये मास्टर साहब और कहाँ मैं इसके गले मिलूं। तो केवल मेरा हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर इतने दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। अब वो क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर की मेरी आजकल पोस्टिंग है ना, वो इसी नगर में है जिस नगर में आप रह रहे हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन आप इस स्थिति में, यानी कि उनकी कंडीशन सही नहीं थी, तो ऐसी हालात में आप, एक टाइम था जब भेरूलाल जी खाना स्टेशन मास्टर के भेजते थे, और आज उनकी कंडीशन ऐसी खराब। तो उस लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि आपकी स्थिति ऐसे। सब ईश्वर की इच्छा बाबू साहब। उसका चेहरा विषाद से भर गया। विषाद मतलब दुख, बड़े शौक में है कि सब ईश्वर की कृपा है बाबू साहब, क्या करें, है ना। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा। अब वो उससे पूछे कि आखिर आपके साथ ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने खोज खोज के पूछना शुरू किया। आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथूखेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई। तबादला मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। वो जॉब करते थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो पटेल जी थे उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो वो बोल रही घरवाली यहाँ पर उनकी वाइफ, तो घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जर जमीन जायदाद कुटुंब कबीला आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। यानी जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई
तब उसके बाद उनको वो एक बैराग वो मन में उठ गया, और उसके बाद उनको तो संसार, ये बुढ़ापा, जमीन जायदाद, कुटुंब कबीला यानी परिवार व्यवहार सब बेकार से लगने लग गए। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। रिश्ते नाते मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगते, और ये जो रिश्ते नाते हैं ना, मोह माया सब दिखावा प्रपंच ऐसा लगता है। और उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उनके साथ उनके बेटे बहुओं ने बहुत ही गलत व्यवहार किया, इसलिए वो दुखी हो गए थे। तो वो विषाद से भरे शब्दों में ऐसे बता रहे कि ये सब मोह माया रिश्ते नाते सब बेकार से लगते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी, कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। अब जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी उन्होंने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया, और थोड़ा बहुत दया दान परोपकार और इधर उधर दे दी। फिर वापस पूछते हैं फिर, अब वो कहते हैं फिर क्या हुआ? देखिए आगे, फिर भी आपके साथ कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे। साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। थोड़े टाइम तक तो क्या हुआ, दोनों बच्चे, और ये हर घर में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहती पॉजिटिवली कि सब घर के लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जब तक घरवाली होती है तब तक तो इंसान की कद्र होती है, और जैसे ही उसकी वाइफ की डेथ हुई, बेटे बहुओं ने उनको दुख देना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम तक तो लोगों के अकॉर्डिंग, दिखावे के अकॉर्डिंग उनको दाना पानी रोटी पानी देते रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। जहाँ 2 बेटे होंगे ना, थोड़े दिन तू दे रोटी, थोड़े दिन मैं दूँ रोटी। ऐसे बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग बाग 6-6 महीने तक भी बांध देते हैं अपने माता पिता को खाना देने के लिए, पर ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि माँ बाप अपने को पूरी ज़िंदगी पर पालते हैं, हमको इतना बड़ा बनाया, लायक बनाया, तो हम उनके लिए चंद साल, थोड़े साल भी हम उनको रोटी नहीं दे सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पाने की बारी बांध ली। ये लो, अभी मैंने बताया ना, गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने बारी बांध ली, जैसे कि 2 महीने तू दे, 2 महीने मैं दूँ, या फिर सुबह तू दे, शाम को मैं दूँ। तो कितनी घटिया बात है ये। 1 सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ, लेकिन यह स्थिति भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। अब 1 सप्ताह एक जने के यहाँ खाओ, दूसरा सप्ताह दूसरे जने, तो ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी की तरह जाओ। जिसकी प्रॉपर्टी पे वो ऐश कर रहे हैं उसी की प्रॉपर्टी पे वो भिखारी की तरह मांगेगा तो कितना गंदा लगता है। तो वो पटेल जी को ये पसंद नहीं आया, वो आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। लेकिन ये स्थिति भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक कहता भाई जी को अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं है। दूसरा कहता नहीं, तुझे ही खिलाना होगा, ये तेरी ही बारी है। एक दिन उस समय मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई। अब ये बात, दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं तो ये बात उनकी सहन शक्ति के बाहर हो गई। जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला, देखो कितनी घटिया हरकत कर रही है वो, सब्जी बनाई, उस सब्जी में नमक नहीं था, कहने पर उसने मेरे सामने से थाली खींच ली। बेचारा इतना भी नहीं बोल पाया कि आज सब्जी में नमक नहीं है, तो बहू ने क्या किया, झट से उसके सामने से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई, यानी किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं उठाई, और वो तो यही सोचने लगे बला टली गया तो अच्छा है। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरीबो भलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस घर में हमारी इज्जत ना हो ना तो हमें मर जाना अच्छा है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मर ना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी ने भी कहा था इस दौर में, है ना, कि मांगने से तो मरना अच्छा है। हालांकि वो कोई भीख नहीं मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहू के सामने इतना बोलने के बाद बहू आंखें दिखाने लग गई और थाली खींच ली, तो उनको ये बात रास नहीं आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चलूं बाबू सा, काका सा बोले। कहाँ?
मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर पर सोता बैठता हूँ। लो कैसी हालत हो गई। जिसकी प्रॉपर्टी पे दोनों बेटे ऐश कर रहे हैं, जेवर, नकदी, घर बार सब कुछ थे, और आज उस वृद्ध जन की ऐसी स्थिति हो गई कि मंदिर के दर पर उनको सोना पड़ रहा है। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान ही नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित बाबू साहब वहां दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। दालान मतलब बरामदा, है ना, जैसे घर में होता है ना बरामदा, वैसे ही मंदिर के वहाँ बरामदे में बिस्तर लगा देता है एक कोने में, वहाँ सो लेता हूँ। जब रात को ठंड ज़्यादा सताती है तो बैठ भी जाता हूँ, क्योंकि क्या है उसके पास तो एक ही है तन को ढकने के लिए कपड़ा और उसके बाद एक चादर, तो इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तो जब ज़्यादा ही ठंड हो जाती तो वो क्या बैठ लेता, बैठे बैठे पूरी रात काट लेते थे। जब रात को ठंड ज़्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है, और बात सही है, तुम्हारे भी दादा नाना सब जगते होंगे। आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है, मैं अपने घर का मालिक। कौन बोल रहे हैं? स्टेशन मास्टर की। आपको सोचने की जरूरत नहीं है अच्छा क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर का मालिक कौन? मैं हूं। नहीं भैया जी, बहुत कहने पर वह नहीं माने। उस समय तो मैं घर लौट आया, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब सोचता रहा। कौन बोल रहे हैं? स्टेशन मास्टर। काकासा के बारे में जब सारी बातें मैंने नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। नीलिमा कौन थी? स्टेशन मास्टर की बीवी, पत्नी, है ना। वह अक्सर कहती कि कैसे निकृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यानी कि नीलिमा के अंदर दया की भावना थी। उनकी सगी बहू से तो पराई बहू ज़्यादा अच्छी निकली, तो वो क्या सोचे कि कैसे निकृष्ट लोग होते हैं, यानी जिनके अंदर दया की बिल्कुल भावना ही नहीं है। वो इतना दुखी करते हैं अपने परिवार के लोगों को, वृद्धजनों को, जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो लोग उनकी नज़रों में, नीलिमा की नज़रों में कैसे लोग कहलाते हैं? निकृष्ट। इस तरह सताते हैं। जरा भी शर्म हया नहीं बची है। ऐसे सताते हैं उनको, बूढ़े को, कि उनके दिल में बिल्कुल भी शर्म लाज नहीं है, छोड़ दी। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब शर्म के मारे जिंदे रहने का कोई हक नहीं है उनको। ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती हैं। आपको कहते हैं ना, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। आप अगर आपके मम्मी पापा अगर आपके दादा दादी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कल तुम भी तो तैयार हो रहे हो उनके लिए, हो रहे हो नहीं हो रहे। इसलिए सभी को अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हम भी उनके अनुकरण करेंगे तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। ठीक है ना। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं, उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है। कहा जाता है कि बूढ़ा पेड़ फल नहीं देता है लेकिन छाया देता है। आशीर्वाद उनकी से, आशीर्वाद उनकी कृपा से हम फलते फूलते हैं। जरूर थोड़े हम हर वक्त फलों की आशा रखें, नहीं। इसलिए बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं, उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है, धन दौलत। वे परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। पता ना, वट वृक्ष की तरह होते हैं। हम सब तो क्या है, उनकी टहनी है। अगर एक भी टहनी कट जाए ना तो उस बूढ़े पेड़ को, उस वट वृक्ष को बड़ा दुख पहुंचता है। नीलिमा के मुख से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के बवंडर उठने लगे। किसके अंदर? उस स्टेशन मास्टर के। जैसे नीलिमा ने ऐसा बोला कि लोग ऐसे करते हैं, कैसे निकृष्ट लोग होते हैं, वैसे ही बात सुनकर, शीतल छाया की बात सुनकर लेखक के मन में पीड़ाकृत वेदना, यानी बड़ी उनको वेदना, कष्ट पहुंचने लगा कि वाकई में कैसा किया उनके बेटों ने उनके साथ। आह, यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब ही उठ गई थी। मतलब स्टेशन मास्टर के जो उनके ऊपर, उनके जो पिताजी थे, तो पिता का साया उनके सिर से तो कब से ही हट चुका था। तो वो मन में सोच रहा था कि ये शीतल छाया तो मेरे सिर से कब से ही उठ चुकी थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया था मेरे लिए, तिल तिल जलकर, पर जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते। बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं कि मेरे बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और जब अच्छे दिन आए तो वो तो चले गए। ये सुख के दिन वो देख ही नहीं सके। काश आज जीवित होते तो कितना खुश होते। क्यों खुश होते? एक तो उनकी बहू कितनी अच्छी, जो पराये वृद्ध के लिए इतनी दया की भावना रख रही है, तो खुद का होता तो कितना होता।
आखिर नीलिमा की राय से एक तरकीब सूझी गई और मैं उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। किनको? पटेल जी को। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर के दालान में उकड़ू बैठे थे। ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे और शरीर कांप रहा था। जब वो लेने गए ना, तब देखो क्या होता, 2 रजाई ओढ़े मंदिर की दालान में उकड़ू बैठे थे, क्योंकि ठंड लग रही थी, लेटे तो नींद ना आए ठंड के मारे। उनके दांत बज रहे थे, ऐसे कड़ाके की सर्दी और शरीर कांप रहा था। लेकिन मुझे देखते ही उनके झुर्रियों भरे कष्टयुक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लुनाएं फूट पड़ी। झुर्रियां, बुढ़ापा आता है ना, तब सब अपना शरीर झुर्रियों से भर जाता है ना। उनकी जो इंद्रियां उनका साथ नहीं देती है ना। उनके जो नौकर होते हैं ना, ये दांत, त्वचा, जीभ, ये भी काम करना बंद कर देते हैं, तो कोई उनका साथ नहीं दे रहे थे। सुबह ही सुबह कहा, उन्होंने पूछा, बस आप तक ही आया था। मैंने कहा और झटपट उनके झोले से उनका स्टील का गिलास निकाला और थर्मस में उनके लिए लाई चाय को उसमें उड़ेल दिया। चाय भी लेके आया था। कोई खास बात तो नहीं। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, खास बात तो नहीं, मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर बाहर जाना है, पर नीलिमा अकेली रहेगी। फिर अब देखो उसमें क्या हुआ, चाय डाल दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, खास बात तो नहीं है, मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर जाना, ये खास बात है। तो और घर पर नीलिमा अकेली रहेगी तो मुझे क्या करना है? आपके पास आया था, यदि आप वहाँ रहते तो मेरा ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। अच्छा, वह कुछ असमंजस की स्थिति में सोच विचार करने लगा, यानी कि दुविधा में। असमंजस की स्थिति किसको बोलते हैं? दुविधा में, कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये मुझसे क्या हेल्प मांग रहा है कि घर में इसकी बीवी अकेली, अब मुझे क्या करना है, मैं जाऊं या न जाऊं, सोच में पड़ गया। सोच विचार करने लगे, फिर बोले, चलूं तो सही, ट्रेनिंग से आते ही मुझे यहीं पहुंचा दे दो। अब शर्त भी रख रहा है कि ट्रेनिंग से वापस आते ही मुझे यहाँ पहुंचा दे, तभी चलूंगा, बाकी मैं नहीं चलूँ। आप निश्चिंत रहे, ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहीं पहुंचा दूंगा। स्कूटर की आवाज़ सुनकर नीलिमा फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काकासा का सामान उतारा। मैं काकासा को सहारा देकर बैठक तक लाया। 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा अक्सर नीलिमा से पूछा करते थे। अब घर आ गए, सामने बताया 1.5 माह भी हो गया। फिर वो पूछते, बहू जी भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? वह उन्हें झूठा दिलासा देती, बस अब आने को ही है। मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं गया था। मैं नीलिमा से वहाँ मंदिर पर उनके द्वारा उठाए जा रहे दुख देखे नहीं जा रहे थे। मैं रोज घर के पिछले दरवाजे से अपनी नौकरी पर आता जाता। अब क्या किया उन्होंने, वो कोई ट्रेनिंग पे नहीं गया था, वो तो बस उनको मदद करना चाहता, इसलिए नौकरी पे रोज जा रहा था। लेकिन घर के जो पिछवाड़ा था दरवाजा, उससे रोज आता जाता था और उनको पता ही नहीं चला। पर घर पर नीलिमा उनकी खूब सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई। बोलो, इंसान, एक बात हो रही कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर चिड़चिड़ करता रहता है, वो दवाई लिख देता, क्या वो काम करेगी? नहीं। और घर में भी ऐसा ही होगा। अगर इंसान को आप भले खूब पैसा खर्च करके खूब इलाज कराओ और उसके ऊपर चिड़चिड़ करो या उसके साथ बर्ताव अच्छा ना करो, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से तो दुखी है। और आपका प्यार भरे 2 बोल ही, मीठे बोल, उसके लिए दवाई का काम कर जाएगा। तो उसकी खांसी भी ठीक हो गई। उनके जुरीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगे, यानी चमक, ओज, तेज। 2-2.5 माह बाद में अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हुए। कब आए भैया जी? रात को आया था काकासा, आप सो रहे थे उस समय। ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। काकासा भोजन कर बैठक में आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाजार जा रहा था कि काकासा ने मुझे आवाज दी, अब तो मुझे इजाजत बख्शो भैया जी। किस बात की काकासा? मैं अनजान बनते हुए पूछा। वही पंचमुखी जाने के लिए। यहाँ आपको कोई तकलीफ है क्या? यहाँ मेरे लिए तकलीफ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुख है। पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चौकन्ना हो
उनको किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा। कौन? स्टेशन मास्टर। एक बात पूछूं काका सा? हाँ, क्यों नहीं? यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते। कभी बेटा बेटी पर भी कोई पिता स्वयं को बोझ समझता है? इसका मतलब आप हमें पराया समझते हैं। हम पराये हैं तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। वे निरुत्तर हो गए, फिर बोले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उनकी आंखों में एकाएक पानी का सैलाब उमड़ आया। ऐसी बात सुनकर वो वृद्ध रोने लगा, यानी खुशी के आंसू रोने लग गया। माफी चाहूं बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा हूं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भगाओगे तब भी नहीं जाऊंगा। मेरी असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे। कंठ अवरुद्ध हो गया, मतलब कंठ से कुछ आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अवरुद्ध, बोलने की कंडीशन में ही हुए। चौखट की आड़ में खड़ी नीलिमा की आंखों में भी आंसू थे। साफ सुथरे वस्त्रों में सूखी संतुष्ट से बैठक में बैठे काकासा को जब इधर उधर से आते जाते देखता हूं तो हृदय में संतोष की सरिता कल कल नाद करती प्रतीत होती है। मुझे लगता है काकासा ही मेरे बाबूजी हैं। सच, मेरे बाबूजी। अब संतोष की सरिता का मतलब क्या हुआ? हम किसी की सेवा करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, जो हमारे मन में जो आनंद आता है ना, तो लगता है कि बहुत अच्छा काम किया मैंने। और सरिता मतलब नदी, ठीक है ना। अब हम कुछ मौखिक प्रश्न भी पूछ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी? तो नीलिमा। किसे देखकर लेखक को लगा कि वह उनका कोई पूर्व परिचित है? तो नाथूखेड़ी के पटेल जी। क्या सचमुच वह उनका पूर्व परिचित था? लेखक को क्या स्मरण हो आया था? हाँ, जब लेखक नाथूखेड़ी में स्टेशन मास्टर थे तब पटेल जी रोज उन्हें अपने खेत पर घुमाने ले जाया करते थे। नाथूखेड़ी गांव के पटेल जी की क्या आदत थी? हाकिम हुक्मराम से मेल मिलाप करने की। पटेल जी का पूरा नाम क्या था? भेरूलाल जी पटेल, ठीक है ना। और देख लेते हैं। पटेल जी के अपना घर छोड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? बेटे बहुओं द्वारा प्रताड़ित होना। वे कौन से मंदिर पर सोते बैठते थे? पंचमुखी मंदिर पर। घर लाने की तरकीब लेखक को किसने सुझाई? उसकी पत्नी नीलिमा ने। पटेल जी किस शर्त पर लेखक के घर चलने को राजी हुए? लेखक के ट्रेनिंग से वापस आते ही पुनः मंदिर पहुंचाना। कौन से मंदिर? पंचमुखी मंदिर पर, ठीक है। 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा नीलिमा से क्या सवाल पूछते थे? भैया जी ट्रेनिंग से वापस कब आएंगे? नीलिमा पटेल जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? पटेल जी की खूब सेवा करी उसने ना। काकासा ने लेखक से किस बात की इजाजत मांगी? पंचमुखी मंदिर जाने की। लेखक ने काकासा को किस प्रकार रोका है? अपने आप को उनके पुत्र व पुत्री बताकर तथा अपनत्व दिखाकर। संतोष की सरिता किसके हृदय में कलकल नाद करती प्रतीत होती थी? क्यों? तो संतोष की पटेल जी की, क्योंकि इसी संतोष के कारण वे प्रेम, सुख, शांति व सम्मान के साथ लेखक के घर रहने लग गए थे। और ये संतोष की सरिता लेखक के अंदर भी कलकल करती बह रही थी। और ये शब्दार्थ आपको सिर्फ याद करने हैं, आपको भेज दिया जाएगा कौतूहलवश, उत्सुकता के कारण। अभिवादन, नमस्कार, सहयोगी, ऑफिस के साथ काम करने वाले, हाकिम हुक्मरान, शासन करने वाले अधिकारी या अफसर, घनिष्ठता, गहरी दोस्ती, नियुक्ति, तैनाती, विषाद, दुख, वैरागी, विरक्त या उदासीन, निस्सार, महत्वहीन, प्रपंच, छलावा या धोखा, है ना, रहमत, तकलीफ, मान सहित मरीबो भलो यानी स्वाभिमान या इज्जत के साथ मरना, ठीक है। दालान, बरामदा, निकृष्ट, नीच, समृद्धि, बरकत,
लूनाई सलोनापन, पीड़ाकृत वेदना, कष्ट से उपजा हुआ दुख, उकड़ू बैठने का एक ढंग, असमंजस की स्थिति, क्या करे या क्या न करे, दुविधा में, कंठ अवरुद्ध होना, गला भर आना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉल करके पूछ सकते हैं आप वापस, और जितना भी आपको वर्क दिया जाएगा पॉजिटिवली आपको करना है।